पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का महिलाओं को लेकर विवादित बयान सामने आया। पप्पू यादव ने कहा, बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। सांसद पप्पू यादव की विवादित टिप्पणी पर बिहार राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए पप्पू यादव को नोटिस जारी कर दिया है और माफी मांगने को कहा है। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। सबसे पहले एक रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। मनुवाद ओवर संविधान, हमारी नियत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। एक तरफ देश में संसद के अंदर 33% महिला भागीदारी की मांग चल रही है। कुछ राजनीतिक पार्टियां 50% हिस्सेदारी तक की पैरवी कर रही हैं। यहां तक कि देश की राष्ट्रपति महिला हैं। ऐसे दौर में भी एक सांसद की सोच कितनी ओछी है वो भी देख लीजिए। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये ओछी सोच एक ऐसे नेता की है जो छठी बार सांसद बना है। ये सोच एक ऐसे नेता की है जिसकी पत्नी खुद राजनीति में है और सांसद भी है। इस बड़बोले नेता का नाम है पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है। एक बार फिर सुनिए। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। पप्पू यादव ने कहा कि बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती और कई नेता महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं। पप्पू यादव के इस विवादित बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। शर्म आती है पप्पू यादव आप पे। पक्ष हो या विपक्ष, सभी पार्टियों की महिला नेताओं ने पप्पू यादव के बयान की निंदा करते हुए उनकी सोच को छोटी और ओछी बताया है। पप्पू यादव जी का यह बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की गरिमा के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपके ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती हूँ कि अगर आप जानते थे कि राजनीति में इस तरह से सफल हुआ जाता है तो आपने अपनी पत्नी को राजनीति कैसे करने दी? विवादित टिप्पणी पर बिहार राज्य महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है और माफी मांगने को कहा है। अगर आप अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो आपको सभी महिलाओं के सम्मान में गिरफ्तार किया जाए। ज्यादातर विवाद की वजह से चर्चा में रहने वाले पप्पू यादव ने इस बार सारी हदें पार कर दी। सवाल है, पप्पू यादव का ये बयान उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है? क्या पप्पू यादव ने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में महिलाओं और उनकी काबिलियत का अपमान किया है? देखना होगा महिला आयोग की नोटिस का पप्पू यादव क्या जवाब देते हैं। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण, पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए खबर समझते हैं। क्या पप्पू यादव ने महिलाओं का अपमान किया है? पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है जिस पर सियासत तेज है और बिहार राज्य महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। खबर यह भी है कि पप्पू यादव ने जो कहा है वो क्या कहा है। दरअसल पप्पू यादव ने कहा है कि महिलाओं के सम्मान की बात लोकसभा के भीतर हो यह मजाक है। भारत में महिलाओं को देवी तो बना दिया जाता है लेकिन ना कभी इज्जत हुई और ना होगी। बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। इस पूरे बयान का सबसे विवादित पार्ट यही है। कई नेता महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं। यह भी पप्पू यादव ने कहा। यह पहली बार नहीं है जब पप्पू यादव इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं। 19 मार्च 2026 जब पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने कहा था कि सरकार को बेरोजगारी भत्ता बंद कर देना चाहिए, सेक्स पेंशन या सेक्स अलाउंस शुरू कर देना चाहिए। वहीं आज पप्पू यादव ने कहा है कि 90% महिलाएं बिना किसी राजनेता के कमरे में गए राजनीति नहीं कर सकती। कई नेता महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं। सवाल कई उठ रहे हैं और सवाल यह है कि पप्पू यादव ने महिलाओं का अपमान आखिरकार क्यों किया? क्या राजनीति में महिला सिर्फ भोग की वस्तु है? 90% वाला जो आंकड़ा है पप्पू यादव कहां से लेकर आए? क्या आयोग के नोटिस के बाद पप्पू यादव माफी मांगेंगे? और सवाल यह भी है कि क्या राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की विवादित टिप्पणी करना क्या ठीक है?
अब बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऐसे बयान की करते हैं जिसने सियासी बवाल मचा दिया है। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी बता दिया। हालांकि बाद में वो अपने बयान पर सफाई देते नजर आए, लेकिन खड़गे के इस बयान के बाद सियासत सुलझ गई। He is a terrorist. पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के विवादित बयानों की फहरिस्त में एक और बयान जुड़ गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी बता दिया है। खड़गे ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी आतंकवादी हैं और उनकी पार्टी समानता के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करती। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. हालांकि बाद में सियासी बवाल मचने के बाद खड़गे अपने बयान पर सफाई देते हुए नजर आए। खड़गे ने कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन एक कहावत है, कमान से निकला तीर और मुंह से निकले जहरीले बोल वापस नहीं होते, ये हमेशा के लिए चुपते रहते हैं। पीएम मोदी पर खड़गे के विवादित बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है। सवाल ये कि क्या पीएम मोदी पर खड़गे का बयान कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? खड़गे की सफाई से तो यही लगता है कि कांग्रेस को आतंकवादी शब्द से बैकफायर होने का डर सता रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबर समझते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी को खड़गे ने आतंकवादी कह दिया। विवादित बयान पर फिर खड़गे ने सफाई दी। सवाल है कि क्या ठीक चुनाव से पहले खड़गे ने प्रधानमंत्री पर विवादित बयान देकर गलती कर दी है? इसको समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस के नेताओं ने कब कब प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। तो आइए जानते हैं कब कब यह विवादित टिप्पणी की गई है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। मल्लिकार्जुन खड़गे, जहरीला सांप कहा उन्होंने पहले। शंकर सिंह बघेला, मौत का सौदागर कहा। अलका लांबा, नालायक कह दिया था प्रधानमंत्री को। सुबोधकांत सहाय, हिटलर की मौत मरेंगे यह कहा था। शेख हुसैन, कुत्ते की मौत मरेंगे यह कहा। अजय राय, बोरी में डालकर जमीन के अंदर गाड़ने की बात कही थी। बी नारायण राव, नामर्द कहा। जयराम रमेश, भस्मासुर कहा। और जो बेनी प्रसाद वर्मा थे उन्होंने पागल कुत्ता कह दिया प्रधानमंत्री को। बीके हरिप्रसाद, उन्होंने गंदी नाली का कीड़ा कहा। और अब एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया है, प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह दिया है। कितना बैकफायर होता है यह देखने वाली बात होगी। अब मोदी को गाली देने का जो रिजल्ट है वो भी समझ लीजिए। गाली तो समय समय पर देते आ रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या हुआ है, वो कैसे बैकफायर हुआ है कांग्रेस पर, उसको भी समझना चाहिए। 2014 में चाय वाला तंज कसा गया था। जवाब में बीजेपी को 282 सीटें आई। 282। मोदी प्रधानमंत्री बन गए। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार कहा। चौकीदार चोर कहकर संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको कैंपेन बना दिया और बीजेपी को 303 सीटें आई। ऐतिहासिक जीत थी ये, 303 सीटें। 2022 में रावल से तुलना की गई। गुजरात में बीजेपी को 156 सीटें आ गई। कांग्रेस 17 सीट पर ही सिमट गई गुजरात में, जो उसका सबसे खराब प्रदर्शन में से एक है। 2024 में जातिगत ताने मारे गए, निजी टिप्पणियां की गई, उनकी मां पर भी टिप्पणी की गई। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। और 2025 में कांग्रेस की सभा में आपत्तिजनक नारेबाजी की गई, वो हमने इसी प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाया था। प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपमानित किया गया था। और बिहार चुनाव में विपक्ष की करारी हार हुई। 2026 अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से खड़गे ने आतंकवादी कह दिया है, विवादित टिप्पणी की है और बाद में हालांकि सफाई देते फिर रहे। सवाल है कि क्या कांग्रेस से एक बार फिर से
वही चूक हो गई जो 2014 में हुई, 2019 में हुई, 2022 में हुई, 2024 में हुई, 2025 में हुई। क्या 2026 में भी वही चूक हुई है? ऐसे में अब कई सवाल हैं। सवालों के जरिए इस खबर को समझते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पर खड़गे का जो बयान था वो कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी बताकर जोखिम तो नहीं ले लिया क्या? जैसा अब उनको फील हो रहा है, सफाई देते घूम रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या ऐसा फील हो रहा है कि ये जो बयान दिया आतंकवादी वाला वो जोखिम हो गया कांग्रेस के लिए? ठीक चुनाव से पहले खड़गे की ओर से कोई बड़ी चूक तो नहीं हुई है, बड़ी गलती तो नहीं हुई है? क्या देश की जनता ऐसी राजनीति स्वीकार करेगी जिस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष की रही है, एक दशक से ज्यादा समय से रही है? क्या कांग्रेस को आतंकवादी शब्द से बैकफायर होने का डर सता रहा है? क्या प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द कांग्रेस के लिए फिर आत्मघाती साबित होंगे? अगली खबर का रुख करेंगे। श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाया है। ये तस्वीर पटना में हुए जेडीयू विधायक दल के बैठक की है। सोमवार को जब नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बैठक हुई, उसके बाद से सवाल यही उठ रहा था कि विधानमंडल दल के नेता के रूप में कौन नीतीश कुमार की पसंद बनने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद से जेडीयू विधानमंडल दल के नेता का पद खाली था और बैठक में विधायकों ने विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए नीतीश कुमार को ही अधिकृत कर दिया। नीतीश कुमार ने भी 24 घंटे के अंदर अपनी पसंद जाहिर कर दी और श्रवण कुमार को जेडीयू विधानमंडल दल का नेता बना दिया। नेता, हम सबों के सम्मान नेता, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे छोटे लोगों पर बड़ा भरोसा उन्होंने किया है। करीब 5 दशक पहले सियासत में कदम रखने वाले श्रवण कुमार की सियासी शुरुआत भी नीतीश कुमार की तरह ही जेपी आंदोलन से हुई थी। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के सबसे करीबी और भरोसेमंद चेहरों में से एक माने जाते हैं। श्रवण कुमार नीतीश के विश्वसनीय तो हैं ही, उनके गृह जिले नालंदा से भी आते हैं और साथ ही स्वजातीय भी हैं। कुर्मी समाज से आने वाले श्रवण कुमार को जेडीयू विधानमंडल दल का नेता बनाकर नीतीश कुमार ने अपने कोर वोटर को भी खास संदेश दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता बनाए जाने के अब मायने क्या हैं वो भी समझिए। नीतीश कुमार के भरोसेमंद माने जाते हैं श्रवण कुमार। 2014 से पिछली सरकार तक मंत्री रहे हैं। 2005 से जेडीयू के मुख्य सचेतक रहे हैं। 2026 में जेडीयू विधायक दल के नेता बने। अब श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता बनाए जाने का जो असली मतलब है वो भी समझिए। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के नजदीकी माने जाते हैं। जेपी आंदोलन के दौर से नीतीश कुमार से जुड़े हैं। 1995 में समता पार्टी से जीते थे। 7 विधायकों में से एक रहे हैं। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के रहने वाले हैं। कुर्मी जाति से ही आते हैं श्रवण कुमार भी, और नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से ही आते हैं। नीतीश के मौन सिपाही माने जाते हैं। अब दरअसल श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाकर नीतीश कुमार ने जेडीयू में पावर को डिसेंट्रलाइज किया है और जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है, क्योंकि इस सरकार में जेडीयू से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी। और अब नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाकर पावर को बांट दिया है। इसके साथ ही जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है। कैसे वो भी समझिए। विजेंद्र यादव यादव जाति से आते हैं, अहीर हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी का संबंध भूमिहार जाति से यानी सवर्ण है। अब कुर्म जाति से आने वाले यानी कि कुर्मी जाति से आने वाले श्रवण कुमार को भी नीतीश कुमार ने विधायक दल का नेता बना दिया, जबकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कोरी समाज से आते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा का संबंध ब्राह्मण जाति से आता है। यानी नीतीश कुमार ने जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। ब्राह्मण समाज, उसके बाद भूमिहार समाज, कोरी, कुर्मी, इस तरह से पूरे जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के समग्र विकास और जन कल्याण को लेकर मार्गदर्शन मिला है। सम्राट चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता भेंट करते बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तस्वीरें लोक भवन में प्रधानमंत्री से सम्राट चौधरी के मुलाकात की है। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। शपथ लेने के 6 दिन बाद सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास लोक भवन में हुई यह शिष्टाचार भेंट करीब 30 मिनट चली, जिसमें समृद्ध बिहार के रोड मैप पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की। राज्य के समग्र विकास और जन कल्याण को लेकर मार्गदर्शन मिला। सीएम ने साथ ही लिखा, प्रधानमंत्री का स्नेह और सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति दे रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के पहले सीएम सम्राट चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। सम्राट चौधरी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की। जाहिर सी बात है, बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बना है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। साथ ही नए मुख्यमंत्री के सामने बिहार के विकास की गति को और तेज करने की चुनौती है और ये बिना केंद्र सरकार की मदद के संभव नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से विनीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देश की सरहदें सिर्फ सीमा पर तैनात जवानों की वजह से सुरक्षित नहीं होती, बल्कि घर के अंदर छिपे गद्दारों की पहचान से भी सुरक्षित होती हैं। गुजरात के पाटन से लेकर बिहार के गलियारों तक जब रक्षक सो रहे थे, तब कुछ लोग इस पावन मिट्टी में नफरत का जहर बो रहे थे। रिपोर्ट दिखाते हैं। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। इसमें 2 आरोपी नजर आ रहे हैं। तस्वीर में तो ये मासूम दिख रहे हैं, लेकिन इनकी मासूमियत पर ना जाइए। इनकी करतूत सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये दोनों सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ जहर घोल रहे थे, देशद्रोह की आग भड़का रहे थे। इतना ही नहीं, इसमें से एक है गुजरात के पाटन से, तो वहीं दूसरा है करीब 1800 किलोमीटर दूर बिहार से। एक का नाम इरफान पठान तो दूसरा मुशीद शेख। दोनों एक ही सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े थे। सोशल मीडिया ने इनकी दूरी को सिर्फ एक नफरत वाले मंसूबे ने कम कर दिया, लेकिन गुजरात एटीएस ने जब इन चेहरों से नकाब हटाया तो पीछे क्या मिला? वही इनका नफरत वाला मंसूबा, गजवाए हिंद का वो खोखला और खौफनाक सपना जो इस देश की जड़ों को कुतरने की कोशिश कर रहा है। गुजरात एटीएस द्वारा 2 एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी धरावता 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था परसों, जो बेसिकली गजवाए हिंद एस्टैब्लिश करने का प्रयत्न यहाँ इंडिया में कर रहे थे। दोनों आरोपी का नाम है इरफान खान खाली खान पठान, जो सिद्धपुर पाटन से है, और दूसरा मुर्शीद जहीद अख्तर शेख, जो मूल वतन बिहार का है पर अभी मुंबई में रह रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इनके मंसूबे देश के सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबर समझते हैं, क्या है गजवाए हिंद वाली साजिश। तो आपको बता दें कि यह साजिश है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश। अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठन भारत के खिलाफ अंतिम जिहाद के रूप में प्रचारित करते हैं और नौजवानों को भटकाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार साजिश को बेनकाब किया है, जिसमें पता चलता है कि यह साजिश आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी हुई है, प्रचार और हिंसा की योजना से जुड़ी हुई है। तो कब कब हुआ है गजवाए हिंद वाली साजिश का खुलासा, वो भी समझ लीजिए। 2022 में हुआ, फुलवारी शरीफ में PFI से जुड़े संदिग्ध पकड़े गए। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की यह पूरी साजिश है। 2023 में यूपी गुजरात में NIA के छापे हुए, गजवाए हिंद मॉड्यूल पर दबिश दी गई, स्लीपर सेल बनाने की साजिश नाकामयाब हुई।
फिर जुलाई 2025 गुजरात एटीएस ने नोएडा, दिल्ली, अहमदाबाद और अरवली से संदिग्धों को पकड़ा। अलकायदा से जुड़े AQIS मॉड्यूल के जरिए गजवाए हिंद की योजना बना रहे थे। अगस्त 2025 यूपी एटीएस लखनऊ से 2 लोगों को पकड़ा गया, यूपी से। अब उसके बाद आते हैं अप्रैल 2026, दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों से 4 कट्टरपंथी युवक पकड़े हैं। अप्रैल 2026 में ही गुजरात एटीएस ने इरफान पठान और मुशीद शेख को पकड़ा। एक पाटन का है, दूसरा इसका कनेक्शन बिहार से। तो खबर तो समझ